हेलो एवरीवन, आज डेट है 15 मई 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज को प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल वोल्केनो IAS अकेडमी को सर्च करके वहाँ से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट न्यूज मैप बेस्ड और आज हम हमारे नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है असम, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्रेजेंट टाइम में असम जो है वो काफ़ी न्यूज़ में है। न्यूज़ में रहने के कई कारण हैं। एक तो वहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ पावर, मतलब पहले वहाँ के जो सीएम थे सर्बानंद सोनोवाल, सेकंड जब दोबारा से उनकी पार्टी ने बीजेपी ने वहाँ पर मेजॉरिटी गेन की है लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में, तो दोबारा से वहाँ पर नए सीएम हिम्मत बिस्वा शर्मा को वहाँ के नए सीएम बनाया गया है, तो इसकी वजह से न्यूज में है। दूसरा, एनआरसी के रीवेरिफिकेशन के लिए असम की जो अथॉरिटी है असम की, वो सुप्रीम कोर्ट चली गई है कि सुप्रीम कोर्ट अपना इंटरफेयर करे और उसका रीवेरिफिकेशन किया जाए नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स का, ताकि कुछ लोग जिनके पास में प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होते हुए भी उनको एक्सक्लूड कर दिया गया है, उनको इनका इंक्लूजन किया जाए। तो असम की बॉर्डर की अगर हम बात करें तो असम अपनी बॉर्डर नॉर्थ ईस्ट के लगभग सभी स्टेट मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और यहाँ पर वेस्ट बंगाल सभी के साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करता है। असम जो है, सीधी सी बात हमें ध्यान रखना है, सभी के साथ अपनी बॉर्डर शेयर कर लिया। हमारे जो पड़ोसी देश चाइना और म्यांमार, इनके साथ में अपनी बॉर्डर शेयर नहीं करता है। उसके अलावा भूटान, यहाँ पर भूटान के साथ में, और इस साइड बांग्लादेश के साथ में भी अपनी बॉर्डर शेयर करता है। बांग्लादेश के जगह पर इस साइड से और यहाँ पर मतलब मेघालय और त्रिपुरा के बीच से दो जगह से अपनी बॉर्डर शेयर करता है असम बांग्लादेश के साथ में। इसीलिए बांग्लादेश से जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं वो एक तरीके से आसाम में जो प्रवेश है, और एनआरसी के लिए जो सबसे पहले प्रदर्शन हुआ कि यहाँ पर इलीगल माइग्रेशन को रोका जाए, ताकि जो रिसोर्सेज के लिए जो समय होने पर एक कंसर्न क्रिएट होगा उसको रोका जा सके, और जो यहाँ की पॉपुलेशन है असम की नेटिव पॉपुलेशन, उनके लिए उन रिसोर्सेज को क्या किया जा सके, सेव किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके। इसीलिए 1979 से 1985 तक यहाँ पर प्रोटेस्ट किया गया, और 1985 में आसाम अकॉर्ड के ऊपर साइन हुए कि इस इलीगल माइग्रेंट्स को रोका जाएगा, और यहाँ पर जो रियल पॉपुलेशन है, नेटिव पॉपुलेशन है, उसकी जानकारी हासिल करके हर जगह उन्हीं को सुविधा दी जाएगी। तो ये असम के बारे में बेसिक फैक्ट्स हमने देखे। सेकेंड न्यूज है इंटरनेशनल नर्सेज डे को लेकर के। हर साल 12 मई को इंटरनेशनल नर्सेज डे सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेशनल नर्सेज डे को फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जो मॉडर्न नर्सिंग की फाउंडर रही हुई है, उनके बर्थडे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान जब हॉस्पिटलाइजेशन पेशेंट्स का बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, उस समय नर्सेज ने एक क्रूशियल रोल प्ले किया है सभी पेशेंट्स का ध्यान रखने में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें तो 2030 तक 9 मिलियन और ज़्यादा नर्सेज और मिडवाइफ्स की ज़रूरत है, ताकि जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है नंबर 3 ऑन हेल्थ एंड वेलबींग, उसको अच्छे से हम एक्वायर कर सकें। 2021 की इंटरनेशनल नर्सेज डे की जो थीम है उसका नाम है ए विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर, ए विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। तो इस तरीके से हमने इंटरनेशनल नर्सेज डे के बारे में बेसिक फैक्ट्स को देखा। अब हम द हिंदू की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट न्यूज, यूएस स्लाइडर टर्टल्स पोज ए थ्रेट इन नॉर्थ ईस्ट। यूएस स्लाइडर जो टर्टल है वो यूएस का और इसके अलावा जो नर्दर्न मैक्सिको है उसका नेटिव है। मतलब ये जो टर्टल है इज़ एन एक्सट्रीमली पॉपुलर पेट, मतलब पेट के रूप में इसको पाला जाता है और काफ़ी क्या है, पॉपुलर है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है कि ये बहुत जल्दी ग्रो होते हैं, और ग्रो होने के बाद में ये यहाँ की जो नेटिव स्पीसीज है उसके लिए खाने के लिए कुछ भी नहीं छोड़ते हैं। इसकी वजह से ये जो यूएस स्लाइडर टर्टल है वो हमारे नॉर्थ ईस्ट की जो 29 नेटिव स्पीसीज ऑफ टर्टल्स एंड टोर्टोइज हैं उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। रिसर्च किया गया है अगस्त 2018 से जून 2019 के बीच में। एक एनजीओ है हेल्प अर्थ, उसके द्वारा उस एनजीओ हेल्प अर्थ से कुछ हर्पेटोलॉजिस्ट की एक टीम थी, उन्होंने रेड रियर स्लाइडर्स को देवपर बील वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और उगरात्रा
टेम्पल पॉन्ड है, जो ये दोनों ही गुवाहाटी में एस्टेब्लिश हैं। और उनमें जब स्टडी की तो उन्होंने पाया कि जो रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस है वहाँ पर, उनके लिए काफ़ी बड़ा कंसर्न क्रिएट कर रहे हैं ये यूएस स्लाइडर टर्टल्स। अब जब समय के साथ में और ज़्यादा स्टडी की गई, अगस्त 2020 की बात है, यूएस बेस्ड इंटरनेशनल रेप्टाइल कंजर्वेशन फाउंडेशन, इन्होंने जब स्टडी की तो एक बहुत ही बड़ा अलार्मिंग पॉइंट सामने आया। उन्होंने रेज किया कि एसटी लाल रेमसिंघा और इसके अलावा 8 लोग मिजोरम यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, उन्होंने स्टडी की और उन्होंने सेम बात लिखी दोबारा से कि ये जो रेड ईयर्ड स्लाइडर है वो एक तरीके से जो यहाँ की जो नेटिव स्पीसीज है उसके लिए बहुत बड़ी परेशानी क्रिएट कर रहे हैं। देखो, ये जो रेड स्लाइडर, यूएस के जो रेड स्लाइडर टर्टल है, इसको एज ए पेट पाला जाता है। समय के साथ में जब ये नेचुरल वाटर बॉडीज से ओवरग्रो एक्वेरियम टैंक और पूल से, मतलब घर पे इनको पाला जाता है, उसके बाद में जब ये ओवरग्रो हो जाते हैं, आउटग्रो होने लग जाते हैं इन चीज़ों से, तो इनको छोड़ दिया जाता है नेचुरल जो इकोसिस्टम है उसमें। अब ये जैसे ही इनको इकोसिस्टम में छोड़ा जाता है तो यहाँ की जो लोकल इकोसिस्टम है उसके लिए ये डेंजर्स क्रिएट करने लग जाते हैं। But more than elsewhere in India, preventing this invasive species from overtaking the Brahmaputra and the other river ecosystem in the northeast is crucial because the northeast is home to more than 72% of the turtle and tortoise species in the country, all of them very rare. ये बात बोली गई है कि ये जो यूएस टर्टल है इनको आप कहीं भी ग्रो होने दीजिए, लेकिन स्पेशली जो हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है वहाँ पर ग्रो मत होने दीजिए, क्योंकि वहाँ पर हमारी टर्टल और टोर्टोइज की 72% से भी ज़्यादा स्पीसीज पाई जाती हैं और ये सारी की सारी स्पीसीज रेयर हैं। तो इसीलिए ब्रह्मपुत्र और इसके आसपास वाले रीजन में जो अदर रिवर का जो इकोसिस्टम है नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ पर इनको डेवलप मत होने दो, नहीं तो हमारी जो टर्टल और टोर्टोइज की जो नेटिव स्पीसीज है उनको एक तरीके से ये परेशान कर देगा, वो ख़राब हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि सारी की सारी स्पीसीज रेयर हैं। नेक्स्ट न्यूज, स्पुतनिक वी वैक्सीन रोल्ड आउट इन इंडिया एट 995 पर डोज। स्पुतनिक वी जो रशिया की वैक्सीन है और उसको अब इंडिया में अप्रूवल दे दिया गया है कि इंडिया में यूज किया जा सकता है। अब तक हालांकि इंडिया में इसका प्रोडक्शन होना स्टार्ट नहीं हुआ है, जब प्रोडक्शन होने लग जाएगा तो हो सकता है इसके प्राइजेस कम हो जाएं, लेकिन वर्तमान समय में 995 की एक डोज के रुपए लिए जाएंगे। नेक्स्ट न्यूज, कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन आर लेस इफेक्टिव अगेंस्ट B.1.617। इस वेरिएंट को एक तरीके से इंडियन वेरिएंट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये बोला गया है कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन जो नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं, नए वेरिएंट में ब्राज़ील वेरिएंट है P2, साउथ अफ्रीकन वेरिएंट है B.1.351, यूके वेरिएंट है B.1.1.7, इसके अलावा जो इंडियन वेरिएंट जिसको बोला जाता है B.1.617, इन सभी के ऊपर स्टडी की गई और जब इनके ऊपर दोबारा से इन वैक्सीन का यूज किया गया तो देखा गया कि 50% तक इनकी जो एफिकेसी है वो कम हुई है। मतलब जितना अदर वेरिएंट्स के ऊपर ये यूजफुल थे उससे कम इफेक्टिव साबित हुए हैं। नेक्स्ट न्यूज, एंश्योर दैट बॉडीज आर नॉट डंप्ड इन रिवर्स, यूपी सीएम। अभी हाल फिलहाल में जो गंगा नदी है वहाँ पर कुछ फ्लोटिंग बॉडीज़, डेड बॉडीज़ मिली। उसके बाद में यूपी के जो सीएम हैं उन्होंने फंड और ज़्यादा बढ़ाया है कि जो डेड बॉडीज़ हैं उनका क्रिमेशन अच्छे से हो सके, ट्रेडिशन के साथ में, फुल राइट्स के साथ में उनके जो क्रिमेशन है वो हो सके, और उनको ये जो डेड बॉडीज़ हैं उनको रिवर में डंप नहीं करना है, क्योंकि एक तरीके से जो रिवर का जो वाटर है उसको कंटेमिनेट करने का काम करेंगी ये डेड बॉडीज़, और हो सकता है कि ये जो कोविड-19 पेंडेमिक है वो पानी की वजह से और ज़्यादा फैल जाए। नेक्स्ट न्यूज, यहाँ देखिए, वर्किंग ऑन ए वार फुटिंग टू टैकल क्राइसिस, पीएम। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हमारे कुछ फार्मर्स के साथ में वर्चुअल मीटिंग कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको प्राइम मिनिस्टर जो सम्मान निधि योजना है, किसान सम्मान निधि योजना, उसके तहत जो पैसा है उसकी जो 8 इंस्टॉलमेंट है उसके पैसे दिए जाने थे किसानों को। तो उसी को लेकर के जब पीएम उनको
उनको संबोधित कर रहे थे, तो उस समय उन्होंने बोला, स्टेटमेंट दिया हमारे पीएम ने कि इस समय हमारे इंडिया में एक वॉर जैसी स्थिति बनी हुई है और इस क्राइसिस को हम वॉर की तरह ही टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज, अपहोल्ड डिग्निटी ऑफ द डेड, एनएचआरसी टेल्स सेंटर एंड द स्टेट। नेशनल ह्यूमन राइट्स ने एक एडवाइजरी जारी की है, इश्यू जारी किया है सेंटर को और स्टेट को कि जो भी डेथ हो गई हैं, जिनकी डेथ हो गई है, उनके राइट्स को और उनको एक डिग्निटी के साथ में उनका क्रिमेशन किया जाए, ये सबको अपहोल्ड करना है, सेंटर को भी और स्टेट को भी। एनएचआरसी के बारे में अगर हम देखें तो एक मल्टी मेंबर बॉडी है, इसमें एक चेयरमैन और 7 अदर मेंबर्स होते हैं। इन 7 मेंबर्स में कुछ जो मेंबर होते हैं वो तो एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। प्रेसिडेंट इस एनएचआरसी के चेयरमैन को और अदर जो मेंबर्स होते हैं उनको प्राइम मिनिस्टर की एक हाई पावर्ड कमेटी होती है, उसकी रिकमेंडेशन के आधार पर अपॉइंट करता है। 5 साल या फिर 70 साल, 5 साल हो जाए काम करते हुए या फिर एज हो जाए 70 ईयर्स, इनमें से जो भी पहले हो जाएगी उसके आधार पर उनको क्या कर दिया जाएगा, उनको हटा दिया जाएगा। मतलब इतना उनका क्या हो जाता है, इनका टर्म होता है, इनकी अवधि होती है कि इतने वर्ष तक ये काम कर सकते हैं। ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा एक इंक्वायरी हो और उसमें ये माना जाए कि इनके द्वारा मिसबिहेवियर किया जा रहा है एनएचआरसी के हेड या फिर इसके मेंबर, तो उनको हटाया भी जा सकता है। तो ये हमने एनएचआरसी के बारे में देखे। देखो यहाँ पर ह्यूमन राइट्स की बात की जाती है कि ह्यूमन राइट्स, अगर ह्यूमन राइट्स के बारे में हम देखें तो यूनाइटेड नेशंस की एक डेफिनेशन है और इस डेफिनेशन के अंतर्गत जो ऑल ह्यूमन बींग्स में ऐसे राइट्स जो ऑल ह्यूमन बींग्स में इनहेरेंट होते हैं रिगार्डलेस ऑफ रेस, सेक्स, नेशनलिटी, एथनिसिटी, लैंग्वेज, रिलीजन और एनी अदर स्टेटस। मतलब हर ह्यूमन के साथ में जो सारे राइट्स हैं वो सेम हो, उसमें आप में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि ये अमीर है तो इसको ज़्यादा राइट्स दिए जाएंगे, ये गरीब है तो उसको ये राइट्स दिए जाएंगे। ऐसे राइट्स जो हर ह्यूमन के साथ में, हर ह्यूमन, हर मानव के साथ में समान हो, वो कोई भी स्टेटस देख करके उनको अलग अलग ना किया जा सके, वो होते हैं ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स में राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, freedom from slavery and torture, freedom of opinion and expression and right to work and education and many more, ये सब कुछ शामिल होते हैं और समय समय पर इनको क्या किया जाता है, एलिब्रेट किया जाता है जुडिशरी के द्वारा कि ये सब कुछ ह्यूमन राइट्स में आते हैं। ये ह्यूमन राइट्स सभी को, एवरीवन को दिए जाते हैं और बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन को सभी को दिए जाते हैं, मतलब सभी को प्रोवाइड किए जाते हैं। ना इसमें अमीरी गरीबी देखी जाती है, ना कास्ट, रिलीजन, कुछ नहीं देखा जाता, सभी ह्यूमंस एक दूसरे के इक्वल हैं। नेक्स्ट न्यूज, प्लीज सीक सुप्रीम कोर्ट प्रोब इनटू बॉडीज फ्लोटिंग इन गंगा। गंगा में जो डेड बॉडीज फ्लोटिंग करती हुई मिली उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल हुई है और उसमें बोला गया है कि पिटीशन में ये पता लगाया जाए कि ये डेड बॉडीज कहाँ से आई। नेक्स्ट न्यूज, 21 मेंबर्स ऑफ वनरेबल ट्राइब्स इन्फेक्टेड। देखो, उड़ीसा की एक जाति है बोडो जाति, बोंडा पीपल इन हाईलैंड्स 3,500 फीट अबोव सी लेवल, मलकनगिरी, साउथर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। ये मलकनगिरी जगह है, वहाँ पर ये बोंडा ट्राइब रहती है और इसमें से कुछ लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ये जो पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनमें भी कोविड-19 के केसेस देखने को मिल रहे हैं, इसको लेकर के न्यूज़ है। तो पीवीटीजी के बारे में हम देखेंगे, हमारे इंडिया के जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से 8.6% जो है वो ट्राइबल पॉपुलेशन है। पीवीटीजी में ऐसी पॉपुलेशन ट्राइबल ग्रुप्स आती हैं जो बहुत ज़्यादा वनरेबल हैं, मतलब उनका अगर पीवीटीजी के हम बेसिक फैक्टर्स की, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये जो पीवीटीजी में जो भी जातियाँ आती है, जो भी ट्राइबल ग्रुप आते हैं वो ज़्यादातर होमोजीनस हैं, उनमें बहुत ही उनकी स्मॉल पॉपुलेशन होती है, उनमें ये जो लोग हैं वो फिजिकली आइसोलेटेड, मतलब अन्य लोगों से मिलना जुलना इनका कम होता है, इनकी खुद की जो रिटन लैंग्वेज होती है उसमें एब्सेंस होते हैं और सिंपल टेक्नोलॉजी होती है। इसके अलावा इनमें परिवर्तन जो है वो उसकी रेट काफ़ी ही स्लो होती है, मतलब एजुकेशन से काफ़ी दूर, मेन जो सोसाइटी है उससे काफ़ी दूर होते हैं। वर्तमान में पीवीटीजी की जो लिस्ट है उसमें 75
ट्राइब्स हैं और सबसे हाईएस्ट जो है वो उड़ीसा में ही पाई जाती हैं। अब अगर पीवीटीजी के बारे में हम देखें तो 1973 में डेबर कमीशन बनाया गया था पीटीजी के नाम से। इस सेपरेट कैटेगरी बनाई 2006 में 1973 में बना था डेबर कमीशन और 2006 में जो पीटीजी था 1973 का जो पीटीजी था उसको नाम चेंज करके बना दिया गया पीवीटीजी। स्टार्टिंग में 52 ग्रुप्स को पीटीजी में डाला गया और समय के साथ में इसमें चेंजेस किए गए हैं और अब अगर देखा जाए तो 75 पीवीटीजी हैं आउट ऑफ 705 शेड्यूल ट्राइब्स में। मतलब इतनी शेड्यूल ट्राइब्स हैं, इसमें से 75 को पीवीटीजी में डाला गया है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए। प्ली इन सुप्रीम कोर्ट सीक्स वैक्सीन ट्रायल्स डाटा। सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाली गई है और उसमें बोला गया है कि जो भी हमारे इंडिया में वैक्सीन बनी, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक के द्वारा जो वैक्सीन बनी, उन वैक्सीन के किस तरीके से क्लिनिकल ट्रायल हुए, किस तरीके से वैक्सीनेशन डाटा सामने आए हैं, किन लोगों के ऊपर वैक्सीन किया गया, कैसे उनको मैन्युफैक्चरिंग किया गया और गवर्नमेंट ने क्या क्या काम किया, इन सब के बारे में कोर्ट को ने डायरेक्शन दिया है, गवर्नमेंट से पूछा है कि इसका जो भी प्रोसीजर है उसको सबके सामने रखो। अब आगे इसमें पिटीशन में ये भी बात बोली गई है कि जब आप इम्पोर्टेंट डाटा का नॉन डिस्क्लोजर रखते हो तो ये जो क्लिनिकल रिसर्च का जो बेसिक एथिक्स है उसको क्या करता है, वायलेट करता है। इसलिए रिक्वायर्स है कि क्लिनिकल रिसर्च स्टडीज़ के जो भी रिजल्ट्स हैं उनको पब्लिश किया जाए और मेडिकल कम्युनिटी की नॉलेज में लाया जाए और जो भी इसमें पार्टिसिपेंट थे इस रिसर्च में, जनरल पॉपुलेशन, उन सब के बारे में बताया जाए कि उनके ऊपर किस तरीके से आपने स्टडी की थी। नेक्स्ट न्यूज, आशा वर्कर्स स्ट्रगल विद पेंडेमिक सर्विलेंस इन रूरल उत्तर प्रदेश। यहाँ पर एक देखो स्टोरी बताई गई है कि यूपी में जो आशा सहयोगिनी है उनको कुछ मास्क अवेलेबिलिटी सैनिटाइजर की नहीं है, ग्लव्स भी बहुत कम है और उनको भेजा जा रहा है गांव-गांव में। ना तो उनको कोई ट्रेनिंग दी गई है कि किस तरीके से वो कोविड-19 के जो पेशेंट्स हैं उनकी जांच कर सकें। ठीक है, यहाँ पर आशा वर्कर्स ने अपनी प्रॉब्लम्स बताई है कि ना तो हमारे पास में ऑक्सीमीटर होता है कि हम ऑक्सीजन माप सकें, लेकिन हमें गांव में भेजा जाता है, पता किया जाता है कि कौन कौन लोग बीमार चल रहे हैं, किन किन के फीवर आ रखा है, हमें जनरल दवाई दे रखी है और उनको बांटने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पर आशा सहयोगिनी जो है उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स बताई है कि इस तरीके से बिना किसी अवेयरनेस के जब हम जा रहे हैं कोविड-19 के पेशेंट्स को देखने, तो हो सकता है कि उनको जो जनरल दवाई रख रखी है उनसे उनको फ़ायदा हो, लेकिन हम खुद जो हैं वो कोविड-19 से पॉजिटिव हो जाएंगे। नेक्स्ट न्यूज, आसाम से रिलेटेड न्यूज़ है। 186 एलिफेंट किल्ड ऑन रेल ट्रैक्स इन ओवर 10 ईयर्स। एलिफेंट जो है प्रोजेक्ट एलिफेंट, जिसमें एलिफेंट को सेव करने की बात की जा रही है, तो इसमें ये बताया गया है कि 2009-10 से 2020-21 तक एलिफेंट्स 186 एलिफेंट्स मारे गए हैं रेल ट्रैक्स की वजह से। यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के कुछ डाटा सामने आए हैं। उस डाटा में ये बताया गया है कि सबसे ज़्यादा जो डेथ है वो असम में हुई है, उसके बाद में वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा, उत्तराखंड, यूपी में 1, त्रिपुरा में 1। तो यहाँ पर डेथ, एलिफेंट की जो डेथ है वो यहाँ पर बताई गई है। सबसे मेजर प्रॉब्लम एलिफेंट्स की डेथ का सबसे मेजर प्रॉब्लम अगर हम बात करें तो ट्रेन्स को सबसे हाईएस्ट नंबर बताया गया है कि ट्रेन्स की वजह से सबसे ज़्यादा डेथ होती है। अब इस आर्टिकल में आगे बोला गया है कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी की फॉर्मेशन की आवश्यकता है इंडियन रेलवेज और स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बीच में, ताकि रेलवे ट्रैक के पास में जो वेजिटेशन है उसको क्लियर किया जा सके, ताकि जो लोको पायलट्स हैं उनको क्लियर व्यू इनेबल हो सके। इसके अलावा सिग्नल जो बोर्ड्स हैं सूटेबल पॉइंट्स के ऊपर, ताकि जो लोको पायलट्स हैं उनको अलर्ट किया जा सके एलिफेंट की प्रेजेंस को लेकर के। इसके अलावा जो मॉडरेटिंग स्लोप्स ऑफ एलिवेटेड सेक्शंस ऑफ रेलवे ट्रैक्स बनाए जाने चाहिए, अंडरपास एंड ओवरपास बनाए जाने चाहिए जहां पर लगता है कि यहां पर एलिफेंट्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है, तो सेफ पासेज प्रोवाइड करवाया जाए किसको, एलिफेंट्स को। इसके अलावा सनसेट टू सनराइज के बीच में ट्रेन की जो स्पीड है उसको रेगुलेशन करने की आवश्यकता है और रेगुलर पेट्रोलिंग हो, ताकि रेलवे ट्रैक्स के पास में और जो फ्रंट लाइन स्टाफ हैं ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड वाइल्ड लाइफ वॉचर्स,
ये सब कुछ इनिशिएटिव को स्टार्ट कर सकते हैं। और ये सब कुछ अगर हम करें तो एलिफेंट टू प्रोटेक्ट प्रोजेक्ट एलिफेंट जो चलाया जा रहा है टू प्रोटेक्ट एलिफेंट्स, उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको बेहतरीन ढंग से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है और इसमें केरला को सबसे ज़्यादा पैसा दिया गया है, पंजाब को सबसे कम फंड इसमें प्राप्त हुआ है। तो देखो यहाँ आसाम में भी अभी वर्तमान समय में, कल भी हमने न्यूज़ में देखा था कि कुछ एलिफेंट्स की डेथ हो गई है, उनकी डेड बॉडीज पाई गई है। तो यहाँ पर बोला गया है कि अच्छे से जांच होनी चाहिए कि उनकी डेथ होने का मेन रीज़न क्या रहा है। नेक्स्ट न्यूज फॉरेन पेज से है, यहाँ देखिए, एक सेकेंड, देखो यहाँ पर कुछ न्यूज़ तो हैं अफगानिस्तान से रिलेटेड कि अफगानिस्तान में बॉम्बिंग हो रहे हैं, वहाँ पर लोग मर रहे हैं। दूसरी न्यूज़ है यहाँ पर इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में जो एक क्लैशेज चल रहे हैं उसको लेकर के। तो यहाँ पर आयरन डोम सिस्टम की बात की गई है कि किस तरीके से एक ही समय पर मल्टीपल टारगेट्स को इंगेज किया जा रहा है और जो हमास के द्वारा जो रॉकेट छोड़े जा रहे हैं उनको किस तरीके से इजराइल काउंटर कर रहा है। अगर ये आयरन डोम सिस्टम की अगर हम बात करें, आयरन डोम सिस्टम एयर डिफेंस सिस्टम है इजराइल का, और इसके की पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो ये मल्टी मिशन सिस्टम है, मतलब कैपेबल है इंटरसेप्टिंग रॉकेट्स, आर्टिलरी, मोटर्स, प्रिसीजन गाइडेड munitions like very short range air defense, V-SHORT system as well as aircraft, helicopters, unmanned aerial व्हीकल्स ओवर शॉर्ट रेंज अप टू 70 किलोमीटर्स। ये सब कुछ इसकी क्वालिटीज़ है। इसी के तहत जो आयरन डोम सिस्टम है उसी के तहत इजराइल जो है वो काउंटर कर पा रहा है फिलिस्तीन के जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको। ये जो आयरन डोम सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये शॉर्ट रेंज है, ग्राउंड टू एयर डिफेंस सिस्टम है जो एक रडार को, तामीर, इंटरसेप्टर मिसाइल्स, ये सब कुछ जो है वो ट्रैक करते हैं और कोई भी रॉकेट और मिसाइल अगर आ रहा हो जो एम कर रखा हो इजराइल टारगेट को तो उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। ठीक है, ये जो आयरन डोम सिस्टम है वो सभी वेदर कंडीशन में इसको यूज़ किया जा सकता है इंक्लूडिंग ड्यूरिंग द डे एंड द नाइट। इसको डेवलप किया गया था 2011 के, इसको डेवलप किया गया था स्टेट रन राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम एंड इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, और उसको 2011 में इसको डिप्लॉय भी कर दिया गया था। राफेल की जो सक्सेस रेट है वो 90% है, मतलब विद मोर देन 2000 इंटरसेप्शंस, हाउएवर एक्सपर्ट्स एग्रीड द सक्सेस रेट इज ओवर 80%। ये जो आयरन डोम सिस्टम है वो डिप्लॉयड एंड मैन्यूवरिंग फोर्सेज को प्रोटेक्ट करता है और इसके अलावा फॉरवर्ड ऑपरेटिंग जो बेस है एंड अर्बन एरियाज अगेंस्ट ए वाइड रेंज ऑफ इनडायरेक्ट एंड एरियल थ्रेट्स, मतलब एक साथ में बहुत सारे अगर मिसाइल दागी जाएं तो उनको भी मल्टीपल टारगेट्स को एक साथ ये टारगेट कर सकता है। तो इस आयरन डोम सिस्टम की वजह से इजराइल जो है वो बेहतरीन तरीके से ये जो प्रॉब्लम है उसको मिटिगेट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ये हमने कहाँ देखा, इजराइल की जो डिफेंस सिस्टम है उसके बारे में देखा। नेक्स्ट न्यूज है नेपाल के बारे में। नेपाल के पीएम मिस्टर ओली जो अपना ट्रस्ट को, कॉन्फिडेंस को खो चुके थे पार्लियामेंट में, लेकिन दोबारा से उन्हीं को पीएम बनाया गया है क्योंकि जो अपोजिशन पार्टीज थी उन्होंने अपनी सरकार बनाने की जो दावा है उसके ऊपर वो रुक नहीं पाए। अब अगले 30 दिन में पीएम को, मिस्टर ओली को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को सिद्ध करना है पार्लियामेंट में। तो ये मेजर प्रॉब्लम है, जब पहले ही उनको वोट नहीं मिले तो दोबारा से अब देखना होगा कि किस तरीके से वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को गेन कर पाएंगे। तो ये हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।